नमस्कार साथियों, शुरू करें। नमस्कार साथियों, जब संकट का दौर आता है किसी व्यक्ति पर, किसी परिवार पर, किसी समाज पर, किसी देश पर, तो अपने पराये की और निडर और कायर की पहचान हो जाती है। अभी 22 अप्रैल को देश पर एक संकट का समय आया। पूरा देश दहल गया किस तरह से 26 निर्दोष सैलानी टूरिस्ट आतंकियों के हाथ मारे गए पहलगाम में। और देश एक आवाज में बोल रहा था, मांग कर रहा था देश के प्रधानमंत्री से, देश के रहनुमा से, कि आप आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाने हैं उठाइए। एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से कांग्रेस पार्टी ने 22 अप्रैल की रात को ही तुरंत एक स्टेटमेंट जारी किया और संकट की इस घड़ी में सरकार से कहा कि हम आप जो निर्णय लेंगे उसके साथ खड़े होंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़कर लौटे। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आग्रह किया सरकार से कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और उस बैठक में हमने बिना किसी किंतु परंतु के सरकार को कहा, आप जो कदम उठाएंगे हम आपके साथ रहेंगे। एक आवाज में बोलेंगे, और एक आवाज में बोला। तुरंत हमने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी बुलाई और उसमें भी यही प्रस्ताव पारित किया कि हम अपने सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए राजनीतिक रूप से एक आवाज में बात करेंगे। राहुल जी पहलगाम के पीड़ितों से मिलने गए, अस्पताल में गए, वहां के अलग अलग भिन्न भिन्न स्टेक होल्डर्स से मिले, वो पोनी एसोसिएशन हो, अलग अलग एसोसिएशन से वो वहां मिले। और जो भारत के सिविलियंस पर पाकिस्तान की कायराना फायरिंग पुंछ में हुई, राहुल जी वहां भी गए अभी 3 दिन पहले, और उनकी सुध ली, उनकी तकलीफों को साझा किया देश के साथ। लेकिन ये सब तो जो हम कर रहे थे आपके सामने है, और हम बार बार आपसे बात भी करते रहे, दिन में 2 बार भी करते रहे, क्योंकि संकट का एक दौर है। जो पीड़ादायक बात है, जो शर्मनाक बात है, वो क्या है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है आज तक, लेकिन 22 तारीख अप्रैल की रात से आज तक भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। वो रुके नहीं, वो उसी निम्न स्तर पे लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। और अपना जो विभाजनकारी उनका एजेंडा है, एक तरह से माफ कीजिएगा, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाएं। भाजपा के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। देश की जो अकलियत है, माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे आपके सामने है। आपदा में अवसर इसीलिए कहता हूं। और जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसमें एक धार्मिक उन्माद फैलाने की चेष्टा की गई। मतलब आप देखिए, एक सत्ताधारी दल का स्तर देखिए कि जहां देश दहला हुआ है, देश उम्मीद कर रहा है कि भाई आप इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर जवाब देंगे पाकिस्तान को, आप उसी स्तर में और ज्यादा दलदल में घुस रहे थे। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। ये पीड़ा इस देश को हमेशा रहेगी, ये पीड़ा हम सब के मन में हमेशा रहेगी, और ये सवाल आने वाली कई दशकों तक, शतकों तक पूछा जाएगा कि जब देश पर आपदा आई तो कौन क्या कर रहा था। राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है
इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है, लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा है। नतीजा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ पिछले 10 घंटों में क्या हुआ विदेश नीति का। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा की रेस्ट्रिक्शंस, जो रोक थी, वो हटा दी। ये अभी कल हुआ है। कुवैत में जो लेबर फोर्स है 21% भारत का है। यह भारत की विदेश नीति है कि अब चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफनेट कर दिया, एक कर दिया, और हमारे यहां से चू नहीं निकली, न प्रेम चोपड़ा बोला, न परेश रावल बोला, तो उसकी यह हालत हो गई कि कुवैत अब भारत और पाकिस्तान को एक दृष्टि से देखने लग गया। जो रेस्ट्रिक्शन थी वीजा पाकिस्तानियों पर कुवैत से, वो हट गई, और पाकिस्तान और कुवैत अब लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। यह भी आप सुन लीजिए, यह है आपकी विदेश नीति का नतीजा। एक और उदाहरण देता हूं, यह अभी पहलगांव के बाद ही हुआ है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और भारत की हाइफनेशन का नतीजा देखिए कि 5 साल का वीजा की अनुमति पाकिस्तान को भी दे दी। यह स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब, एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? 22 फरवरी 1994 में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था पीएको को लेकर। आज इस बात को 31 साल हो गए, और इस 31 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो मई 2025 के इस द्वंद्व में मालूम पड़ा, वो बहुत चिंता का विषय है कि कैसे चीन और पाकिस्तान एक होकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक होकर आए, एक होकर दिखे। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम इस बात को एड्रेस नहीं कर रहे क्योंकि ट्रोल्स को समझ में नहीं आता। सब कुछ तो ट्रोल्स निर्णय लेते हैं। हमारी नीति क्या है, हम इसका कैसे जवाब दे रहे हैं? हम हाइफनेशन होने दे रहे हैं, हम अलग थलग होते चले जा रहे हैं विश्व समुदाय में। अभी कल ईरान ने खुलकर पाकिस्तान को बोला, और ये वही ईरान है जिसके खिलाफ आपके ट्रोल्स टीवी पे, जिनको ये लोग भेजते हैं एक्सपर्ट बना बना के, आपने देखा पिछले 1 महीने में उस एक ट्रोल नहीं, अनेक ट्रोल हैं, ईरान के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणियां की।
ये वही ईरान है जिसमें दशकों की मेहनत सरकारों ने की, कांग्रेस की सरकारों ने की और सरकारों ने की, कि आज भी वो पाकिस्तान को खुलकर उसने चुनौती दी कि आप आतंक को शरण देते हैं। और कोई न नेपाल न भूटान, छोड़ दीजिए, कोई नहीं आया। तो ये सब बहुत गंभीर विषय हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत गंभीरता से इसको एड्रेस कर रही है। जब समझ में आ गया कि जो विध्वंसकारी विदेश नीति है और हम अलग थलग हो गए, तो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात हुई। उसमें जो विवाद पैदा किया गया वो आपने देखा, हमने नाम भेजे, जो हुआ चलिए वो तो हो गया। अब वहां भी कुछ लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स में जा रहे हैं, दिख रहा है, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, एमपी दिखता है, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, डायस्पोरा से कर रहे हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस के विपक्ष के सांसद क्या कर रहे हैं, कैसे भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो आपके सामने है। और पक्ष के सांसद, मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता, रोज एक जहरीला झूठा ट्वीट करके वहां भी कांग्रेस पर हमला किया जाता। मिसाइल पाकिस्तान पर दागनी थी, विपक्ष पर नहीं। और विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, हमारे विपक्ष के और भी साथी जो वहां गए हैं डेलीगेशंस में, बहुत कायदे से, बहुत मजबूती से, दे आर वेरी इफेक्टिव, more effective than I'm afraid the government also, in putting forward, in protecting the interests of India. A clear comparison between what the MPs of BJP are doing and what the MPs of the opposition are doing. There should be a clear comparison between what the BJP and its supporters did in the last 1 month and what the opposition did, how they conducted themselves. I think this is very important as a lesson for posterity also, the difference between the two. बात कर रहे हैं साहब, कराची पर जा रहे हैं, इस्लामाबाद में हमला हो रहा है, कराची बेकरी पे हमला कर रहे थे, और वो भी किसी बेचारे ऐसे शख्स की थी। ऐसे ये तभी मैं कहता हूं सारी नीतियां इन्होंने ट्रोल्स को दे दी। ये सरकार अब ट्रोल्स चला रहे हैं। आप सबको चिंता में नींद नहीं आनी चाहिए जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो। दिस गवर्नमेंट इज बीइंग रन बाय ट्रोल्स, इंस्पायर्ड बाय ट्रोल्स, ऑपरेटेड बाय ट्रोल्स, एंड द रिजल्ट्स आर फॉर एवरीवन टू सी। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर टॉक्स इन द लैंग्वेज ऑफ अ ट्रोल, सो आप बताइए, चिंता नहीं है तो कैसे होगा काम, कैसे चलेगा, अब कैसे जवाब मिलेंगे, कैसे आने वाली चुनौतियां जो अप्रैल और मई 2025 में जो चुनौतियां समझ में आई, हमें, आपको, विशेषज्ञों को, सबको समझ में आई, उन चुनौतियों का क्या होगा, ये सब जवाब हमें चाहिए। और ये जवाब तभी मिल सकते हैं जब गंभीरता से, बिना ट्रोल्स से प्रेरित होकर बात हो, विशेषज्ञों से बात हो, सरकार को समझ में आए कि साहब यहां हमारी कमजोरी रही है विदेश नीति की, और जिनसे सीखना है उनको आप ट्रोल कर रहे हो। इंदिरा जी को ट्रोल कर लेते हैं साहब, इंदिरा जी को कोई ट्रोल कर सकता है? पाकिस्तान के मामले में आपने देखा उन्होंने क्या किया, भूगोल बदल दिया और ये चले उनको ट्रोल करने। तो ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे हमें कोई उत्तर मिल सकते हैं। वो इन चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में उनका परीक्षा हुई उनकी, और उस परीक्षा में, माफ कीजिएगा, ये सरकार फेल हुई। आपके सवाल। Gujarat road show. He's in Gujarat and he has made certain comments saying that इस बार सारी व्यवस्था थी ताकि हमारे घर कोई सबूत ना मांगे. We demolished all targets in front of camera so that no one inside India asked for evidence. यही हल्की राजनीति. This is what we say. This is what we mean when we say that very low level politics, and that too straight. Troll in chief, divider in chief, the prime minister. अब ये ट्रोल की भाषा नहीं है तो क्या है? आपने तो खुद साबित, हमने नहीं, आपने नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद साबित कर दिया जो अभी मैंने कहा. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ अ ट्रोल. आपने सीज फायर क्यों किया? बताइए. जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है, 3 दिन और फौज को मिल जाते, सबूत छोड़िए, कोई कुछ नहीं मांगता. पाकिस्तान पानी मांग रहा होता आपसे. क्या किया आपने?
वो 3 दिन अगर आप और दे देते, आपने दबाव में आकर सीज फायर किया, उसका जवाब देने की बजाय ये डायलॉग। पवन सर, मेरा सवाल आपसे ये है, कल कंसल्टेटिव कमेटी एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग हुई जिसको खुद विदेश मंत्री ने जो है वो चेयर किया, और ये बात सामने आ रही है कि उस मीटिंग के अंदर जब ये सवाल आया कि राहुल गांधी ने पूछा है कि बताया गया था क्या पाकिस्तान को, तो वहां से उन्होंने ये जवाब दिया कि इस बात को बार बार पूछना और उसको पूछना भी भाई एक तरीके का अपराध है। अगर इस तरह की बात करनी है, सारी परंपराओं को तोड़ते हुए, एस जयशंकर ने जो बाहर आकर स्पिन डॉक्टरिंग करने की कोशिश की, अगर हम भी परंपराएं तोड़ने पर आ जाएं, तो अंदर उन्होंने क्या बोला था अगर बाहर आ जाए, शक्ल दिखाते फिरेंगे, छिपाते फिरेंगे। चुनौती देते हैं हम, आइए बाहर आके बोलिए, अच्छी बात नहीं है ये। अंदर क्या हुआ अगर हम बताएं कि जयशंकर जी ने अंदर क्या बोला, सरकार में शायद कोई भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम परंपराएं समझते हैं, कन्वेंशंस का रिस्पेक्ट करते हैं। वी रिस्पेक्ट दोस कन्वेंशंस। व्हाट हैपेंड इनसाइड इफ वी वर टू एक्सपोज, not a single minister in the cabinet will be able to show his face or her face, but we will not do that because we believe in conventions, we respect these democratic conventions. But Mr. Jaishankar alias JJ should also avoid becoming a spin doctor. I mean, he is known for a lot of things which he should not be known for. Now, one more addition is that he is also a spin compounder. I wouldn't even say spin doctor. सर, प्रधानमंत्री ने अभी गुजरात में ये बोला है कि 1947 का रेफरेंस ड्रॉ करते हुए कि इफ दैट टाइम वी हैड लिसन्ड टू सरदार पटेल एंड केप्ट फाइटिंग टिल वी हैव गॉट बैक पीओके, थिंग्स वुडंट हैव बीन रॉन्ग. He has no idea of history, geography, entire political science, basic democratic courtesies. Why are you even quoting him? Why do you even take him seriously? What were his ideological forefathers doing in 1947? They were criticizing Sardar Patel. They were burning his effigies in that era. They were making cartoons of Sardar Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi. The famous cartoon of a Ravan with 10 heads. So, don't take the Prime Minister seriously. I don't think his cabinet takes him seriously. I don't think the RSS takes him seriously. I don't know why you keep quoting him. पवन जी, थोड़ा देश के भीतर का दो सवाल हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अब मणिपुर की याद नहीं आ रही है। मणिपुर में वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको इम्फाल एयरपोर्ट से अपने घर तक आने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। मणिपुर अभी भी जल रहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या शर्मनाक राय है? बात है कि गवर्नर भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे। राष्ट्रपति शासन की ये हालत है वहां, ये स्थिति है वहां मणिपुर में, और प्रधानमंत्री 2.5 साल होने वाले हैं, मणिपुर नहीं गए। हम लोग कई बार हो आए, राहुल जी कई बार हो आए, खरगे जी हो आए। मरहम लगाने की जरूरत होती है। देश का अपने आप को राजा समझते हैं, अलग अलग वेशभूषा में दिन में 4 बार नए नए कपड़ों में दिख रहे हैं। आजकल फौज की भी ड्रेस में उनकी होर्डिंग्स लगी हुई हैं। ये प्रधानमंत्री हैं कि आप मरहम लगाने मणिपुर नहीं जा पाते और यूं दिन भर डायलॉग दे रहे हैं, रगों में खून, रगों में सिंदूर, सिंदूर ठंडा, खून गरम, खून ठंडा, सिंदूर गरम। क्या है ये? मजाक बना रखा है इस पद का। कोई मर्यादा है या नहीं इस पद की? इस पद के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, डायलॉग बाजियां नहीं जुड़ी हैं। और उन जिम्मेदारियों में मणिपुर जाना भी लिखा है, जख्मों पर मरहम लगाना भी लिखा है। अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल दूर भागने वाला व्यक्ति दिन भर, मुझे लगता है ये 18 घंटे में से 17 घंटे डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं और 1 घंटा बोलते हैं। सर, एक और सवाल है सर। चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, ये कल नीति आयोग के सीईओ ने बयान दिया। उसके बाद तमाम मंत्रियों ने इसको एक उपलब्धि के तौर पर बताया मोदी सरकार के, और उसके बाद अब सफाई आई है कि हम नवंबर दिसंबर तक चौथी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब पहले से ही तारीफ करनी शुरू कर दी। ये हालत है इनकी। डेडलाइन 2047 की हर चीज के लिए कर चुके थे, फिर ये नया आंकड़ा लेकर आए। अब हम जापान से आगे बढ़ गए,
फिर याद आया कि नहीं अभी बढ़े नहीं है। और नीति आयोग में कल एक बड़ी और रोचक बात हुई परसों। नीति आयोग ने कहा सबको कि भाई तुर्की का मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। ये टर्की का मॉडल अडॉप्ट करने के लिए कहा जा रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट में। आपने नहीं देखा? देखिए ना, मैं पढ़ता हूं आपको। नीति आयोग report published on Monday has mentioned Turkey as one of the nations from which India should adopt global best practices to address and bridge the skill gaps in the country's medium enterprises. स्किल गैप्स को ठीक करने के लिए नीति आयोग कहता है कि टर्की का मॉडल अडॉप्ट कीजिए। ये जो मैं कहता हूं आपको, नीतियां सारी ट्रोल्स के हाथ में दे दी। नीति आयोग को बेचारे को पता नहीं चला कि ट्रोल्स क्या कर रहे हैं। ये स्थिति है। और नीति आयोग को छोड़िए, जब पूरी सरकार के लेफ्ट हाथ को नहीं मालूम कि राइट हाथ क्या कर रहा है, तो यही होगा ना। जापान से आगे बढ़ गए जी, अभी 2-4 महीने दे दो, अमेरिका से आगे बढ़ते हुए दिखा देंगे और हमारे ट्रोल्स मान भी जाएंगे, जय जयकार भी हो जाएगी। मोदी जी फिर नई कोई वेशभूषा में आएंगे और निकल पड़ेंगे, साहब ये भी हासिल कर लिया, मेरी रगों में व्यापार है, मेरी रगों में एक इस वाली रग में व्यापार है, इस वाली में सिंदूर है। पवन जी, सर, यूपी सरकार ने फैसला किया है कि अब जो भी शादी यूपी में होगी उसमें सिंदूर दान गिफ्ट किया जाएगा। वहीं आपके यूपी के अध्यक्ष कहते हैं इन सवालों पे क्या जवाब दें भाई? पहलगाम की में जो सिंदूर उजड़े हैं, क्या उन आतंकियों को आप लेकर आए हो? क्या सीजफायर में वो आतंकियों को लाने की शर्त रखी है? प्रधानमंत्री तो वहां गए भी नहीं, वह छोड़ दीजिए। ये सिर्फ जो एक ड्रामा वाली कंपनी हो ना, वैसे सरकार चल रही है। कोई डायलॉग देता है, कोई नए नए शिगुफे छोड़ता है, लोगों को, दर्शकों को कैसे मनोरंजन मिलता रहे, तालियां बटोरते रहें। ये एक ड्रामा कंपनी है, सरकार नहीं है। Pawan sir, अध्यक्ष आपके as कहते हाँ जी। Sir, as Congress party has decided to hold the Jai Hind Sabha tomorrow, there is going to be a Sabha in Delhi as well. Now the question which the BJP is raising, that on one side Prime Minister is giving a stern message to Pakistan, but on the other side it is the Congress party which is basically doubting our armed forces. How do you say? Why do they keep hiding behind the armed forces? Armed forces have done their job. They could have done more if we had given them time. The government did not give them time enough. Government rushed into a ceasefire. The questions are being asked to the government, and the government is so afraid of responding to those questions that they'll hide behind the armed forces. You give them 2 more days and see what the armed forces are capable of achieving. But we'll ask questions to the political leadership. We have a brave army and a coward as a prime minister. We have a very brave forces, but a very, very coward kind of a government. So we have every right, and it's our duty to ask questions to these cowards who are occupying important positions in government, Prime Minister and others. पवन सर, ब्रजभूषण शरण सिंह को कल अदालत से राहत मिल गई है। इस मसले पर आपको हैरानी हो रही है? उन्हें भी हैरानी नहीं हुई। देखिए, हम लगातार प्रधानमंत्री से आग्रह करते आए कि आप आइए ऑल पार्टी मीटिंग्स में। प्रधानमंत्री उसका जवाब तक नहीं दिए। ये तो इस व्यक्ति का नैतिक बल है कि विपक्ष की चिट्ठी तक का जवाब नहीं दे सकता। हम यह भी कहते आए कि आप एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, विशेष सत्र बुलाइए संसद का, उसका भी जवाब नहीं आया। और ऐसे व्यक्ति से किस भाषा में कौन कैसे बात करे, अब उसमें रुचि भी देश की खत्म हो गई है। क्योंकि इन्हें तो जो अपनी राग अलापनी है, वो टोपी लगा के और चले जा रहे हैं फौज की तरह। तो ये उसी में है। मैं आपको कहा ना, ये सरकार नहीं है, दिस इज लाइक अ ड्रामा कंपनी। एंड द लीड एक्टर हु इज नॉट इवन अ पॉपुलर एक्टर एनीमोर इज मिस्टर नरेंद्र मोदी।
पवन जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 और 8 जून को पीसी करेंगे और उसमें संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की बात कही जाएगी। संकल्प से सिद्धि जो अभियान है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया जाएगा और बताया जाएगा किस तरह से इसमें बीजेपी ने सिद्धि हासिल की है। ये करें तो कुछ गलत नहीं। ये ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेकर पूरे देश में प्रचार करते रहे, ये इस सवालों के जवाब दिए बगैर कि पहलगाम में हुआ कैसे ये हादसा, पहलगाम की विधवाओं के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ, सीज फायर क्यों हुआ, अमेरिका क्यों बीच में पड़ा, अमेरिका और भारत पाकिस्तान और भारत का हाइफेनेशन कैसे हुआ, क्यों हमारी विदेश नीति फेल हुई, तमाम सवालों का जवाब नहीं देंगे। अगर सवाल पूछ लिए तो अरे साहब आप तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, और आप कूच कर रहे हैं सड़कों पर, प्रचार कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में ये हासिल किया, ये हासिल किया। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पहलगाम की विधवाओं के लिए न्याय हासिल किया या नहीं किया, सीज फायर में आतंकियों को वापस हमें सुपुर्द किया जाएगा, ये हासिल किया या नहीं किया। जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है, हाइफेनेशन आपके सामने है, कश्मीर पे मध्यस्थता आपके सामने दिख रही है, सुनाई दे रही है। ट्रंप रोज बोल रहा है लेकिन जवाब यहां से नहीं जा रहा है। ये आंखें, लाल आंखें दिखाएंगे सिर्फ विपक्ष को, और विपक्ष भी नहीं डरता है इनकी लाल आंखों से। दिखाते रहो, जहां दिखानी है वहां दिखाओगे नहीं। आज पूरा देश को ये समझ में आ रहा है 19 जून 2020 को जो क्लीन चिट चीन को दी थी उसका खामियाजा कितना भारी है। आई एम सॉरी बट नोबडी, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज टेकिंग यू सीरियसली बिकॉज ऑफ योर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, because of your failed foreign policy, because of the clean chit that you gave to China 19 June 2020। तो ऐसे व्यक्ति ये ड्रामा ही कर सकते हैं, करने दीजिए इन्हें। सर इधर सर, गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच गए हैं। अब अभी उनको बोलो ना, अभी तो अखबार तो पढ़ लें, अभी तो ब्रेकिंग न्यूज है 5 पे ही हो, कल 3 पे थे, वो कोई बोला 5वें पे हैं अभी, अब वो कह रहे हैं 4थे पे आ गए। बताइए भाई कहाँ हैं? बहुत बढ़िया साहब। पवन सर, इस तरह सर बधाई हो आपको। पवन सर, आप लोग विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं सर। अरे जब जरूरत थी तब आपके साथ कौन खड़ा था? कोई एक देश बताइए जिसने कहा कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, उनका उपयोग पड़ोसी देश भारत के खिलाफ करता है। कोई एक देश बताइए। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है या नहीं है, हमें बताइए, क्यों हटा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में क्या हुआ? आप पाकिस्तान को अलग थलग करने की जगह अपने आप को अलग थलग कर रहे हो, यह चिंता का विषय है। पवन सर, आप लोग विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, TMC का भी साथ मिला। आज TMC के सांसद सेंट्रल हॉल में अभी बैठक कर रहे हैं इस मुद्दे की मांग को लेकर, तो आपको लगता है कि अब सरकार मानेगी? ये सरकार, जब ऐसा दौर था कि हम सब उनके साथ खड़े होने को तैयार थे, खड़े थे, तब नहीं मानी। आपको पहले भी इसी मंच से उदाहरण दिया था 1962 का, जब नेहरू जी से अटल जी ने मांग की थी विशेष सत्र की बीच युद्ध के, तब अटल जी की बात को माना था नेहरू जी ने और संसद का विशेष सत्र करवाया था। लेकिन वो नेहरू जी थे, ये तो उनकी पांव की धूल के बराबर नहीं है, तो ये थोड़े मानेंगे। After 60 years, do you think we deviated from that? Also, do you think the ruling party tries to undermine the ideology put forth by Nehru for their own gain? I am asking this question since it is the 60th anniversary of Jawaharlal Nehru. It's the 10th anniversary of Jawaharlal Nehru ji, and it's a very valid question that you asked. They are trying to undermine Jawaharlal Nehru ji because they cannot match, even from a long, huge distance, they cannot match even the shadow of Jawaharlal Nehru ji. And that hurts them a lot. To become Jawaharlal Nehru, you have to live a life of Jawaharlal Nehru, a life of giving up all the prosperity that he was born in. He adopted a life of hardships.
He understood India as a man in love with India. And only a man in love with his motherland can understand India the way Jawaharlal Nehru understood India. So there is no comparison. There is, I mean, I would hate myself if I start even comparing the two. They can't be compared, I'm sorry. देखिए, अब उनसे पूछिए, उनका सवाल मैं जवाब कैसे दूंगा? आप बोलेंगे तो उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, अब मुश्किल होगा इस पार्टी के लिए। थैंक यू। 51 लाख से ज्यादा व्यू, 6000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण, साहित्य संस्कृति सरोकार और थोड़ी कविता के साथ सेहत की भी पूरी चिंता, आंदोलन की खबर से लेकर गुफ्तगू आवाम तक, हर कदम जनता के साथ। ये है द लेंस.in का 1 महीने का सफर। हमारी ताकत बने आप। बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम कहते रहें सच साफ साफ।